राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉन्सेप्ट विद कामना मेंबर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने समीकरण को संतुलित करना सीखा था। आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। आप अपने साथ पेन पेपर लेके जरूर बैठना, अपनी बुक के साथ हाइलाइटर लेके जरूर बैठना, जिससे आप साथ के साथ नोट्स तैयार कर सको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब वो इन्वायरमेंट में खुला रहता है तो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होती है वो उसके कांटेक्ट में आती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत उसके ऊपर जमा देती है। इसलिए पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड होती है वो उसे जलने में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक से वो जल नहीं पाता है। उसे ठीक से जलाने के लिए पहले उसे साफ किया जाता है, फिर बर्नर पे जलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण संतुलित करने हमें। ठीक है, एक मिनट देखिए, पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2 होता है, प्लस में सेकंड है क्लोरीन। क्लोरीन Cl2 होता है। मैं फॉर्मूले बता देती हूँ, बैलेंस आप खुद से करोगे क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया था कैसे बैलेंस करना है। और क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस आप खुद से कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 का होल 3। और ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये भी लिखते रहना, ये सॉलिड है। और जो पहले दो लिखे थे ये दोनों एक्वस थे, एक्वस। ठीक है, प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। और बैलेंस आप खुद से करना, ये भी एक्वस है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। दोनों साइड कंपेयर करना कितने परमाणु हैं, ठीक है, उसके बाद बैलेंस करना। थर्ड है सोडियम प्लस जल। सोडियम का होता है Na, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, प्लस में जल हमें पता ही है H2O, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्या बनाएगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस में H2 गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। सेम है और उनका हमें अब साथ में वो भी लिखने हैं कि उनकी अवस्था कैसी है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको इनमें भी बता ही दिया था। देखिए क्या करना है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। मैं आपको सबके फॉर्मूले बता देती हूँ एक बार, और फिर आप बैलेंस खुद से करना, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। ये एक्वस में होता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, सोडियम सल्फेट NaSO4, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। क्या बनाएगा ये बनाएगा
BaSO4। BaSO4 क्या है? बेरियम सल्फेट। इसका अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। और प्लस में NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में पानी में घुला हुआ होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ होता है और एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन प्लस में जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, जो कि एक्वस में होता है, प्लस में क्या बोला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, जल में घुला हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि नमक तो जल में घुल जाता है ना। और H2O, ये लिक्विड होता है, पानी, ठीक है। ओके, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है, ठीक है। हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से बदलेगा नहीं, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। कहने का मतलब ये है कि मिश्रण में हम जिन जिन प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं वो ही रहेंगे, उनके तत्व आपस में चेंज होंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, ना ही बाहर से कोई नया आएगा। जो हमने यूज किया है वही रहेगा। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। हमने दो प्रोडक्ट का यूज किया है, तो दो अगर अभिकारक का यूज किया है तो उन दोनों के आपस में आबंध टूटेंगे और आबंध टूटने से नए प्रोडक्ट का निर्माण होगा, पदार्थ का निर्माण होगा और बाहर से कोई नई चीज नहीं आएगी। कहने का ये मतलब है, ठीक है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप कक्षा 3 और 4 में अध्ययन करेंगे कि ये आबंध बॉन्ड क्या होते हैं, उनके परमाणुओं के बीच में ये आबंध होते हैं, क्या होते हैं, हम ये अध्याय 3 और 4 में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? पहले क्रियाकलाप करेंगे 1.4। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। आगे पढ़ेंगे उसे तो हम। देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श करना है जैसा चित्र में दिखाया हुआ है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ जी, इसके ताप में परिवर्तन होगा। इसका ताप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा वो हम आगे पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। एक मिनट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बुझा हुआ चूने का निर्माण करेगा, प्लस में ऊष्मा देगा। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो जो बिना बुझा हुआ चूना है
वो आग है, और जब आग पे पानी डालते हैं तो वो बुझ जाती है। तो बिना बुझा हुआ चूना बुझा हुआ हो गया जब हमने इसे जल में मिलाया। ठीक है, तो फॉर्मूला भी कुछ इसी ही तरह है कि बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH का होल 2। इसमें OH का होल 2 आ रहा है, मतलब H2O का कुछ पार्ट इसमें आ रहा है, इसके परमाणु इससे जुड़ रहे हैं। तो H भी आ रहा है इसमें H नहीं है, इसमें सिर्फ O है। तो इसके हिसाब से आप इन दोनों के फॉर्मूलों को अच्छे से याद भी कर सकते हो। प्लस में ये ऊष्मा देगा, ऐसे ही समझना। जब आग पे पानी डालते हैं तो वहां से थोड़ी हीट निकलती है ना, गर्माहट निकलती है। तो इस पे भी मान लो जब ये आग है, अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो ये बुझ गई, ऊपर से इसमें से थोड़ी ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एकल उत्पाद मतलब एक ही उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा कोई उत्पाद नहीं है, यही है उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट है ना, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हाईलाइट कर लेना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे। यहाँ पे दो अभिकारक मिले हुए हैं, दोनों ने मिलके एक उत्पाद का निर्माण किया है, इसको क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जो बुझा हुआ चूना है, जो बिना बुझे हुए चूने में जब हम पानी डालते हैं तो उसका वो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो उस बुझे हुए चूने का प्रयोग हम दीवारों पे सफेदी करने के लिए करते हैं। ठीक है, CaOH का होल 2 का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? दीवारों पे सफेदी करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। जब हम इसे सफेदी कर देते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट में कनेक्ट रहता है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी वायु हैं उन सबसे कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो ये धीमी गति से इससे अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देगा। ठीक है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करती है? दीवारों पर चमक लाती है। आप इसे भी हाईलाइट कर लेना यहाँ से। ये तो सारा ही हाईलाइट करने का है, इसमें तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये तो सारा अपने आप ही हाईलाइट हुआ पड़ा है, ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चमक कौन लाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। रोचक बात यह है कि जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वो भी CaCO3 ही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? CaOH का होल 2, जो एक्वस में होता है क्योंकि वो हमने घोल दिया था पानी में, है ना। जब इसने CO2 गैस के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? CaO का होल 3, जो सॉलिड में होगा, क्योंकि सफेदी सूखती भी तो है, वो सूख जाती है और वो सॉलिड फॉर्म बना लेती है अपनी। ठीक है, तो ये सॉलिड में होगा, प्लस में H2O, और जो H2O होता है वो में दिखता नहीं है, उड़ जाता है ना। वो भाप बनकर, पानी होता है जो, वो भाप बनकर उड़ जाता है। उस पर अगर लगा रहेगा तो फिर वो सॉलिड फॉर्म कैसे लेगा, है ना। आगे देखिए, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। कोयले का दहन।
संयोजन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल देखते हैं। कोयले का दहन, सी क्या है, कार्बन, और कोयला भी कार्बन की फॉर्म में होता है। हर चीज में कार्बन होता है, ये हम एक अलग से चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। इधर सिर्फ कोयले को सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्बन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और कार्बन कैसा होता है, सॉलिड, क्योंकि कोयला सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस में O2, जब इसे हम O2 के प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को जलाते हैं, तो CO2 गैस बन जाती है। ठीक है, दो अभिकारक मिलकर यहाँ पे भी एक उत्पाद का निर्माण करें, एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ एक चीज आप ध्यान देना, किसी भी चीज के दहन के लिए ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई भी चीज अगर जल रही है तो वो सिर्फ O2 की प्रेजेंस में ही जल सकती है। ठीक है, आइए सेकंड है H2 गैस तथा O2 गैस से जल का निर्माण। जब H2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती हैं तो जल का निर्माण करती हैं। ठीक है, इधर भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है दो अभिकारकों के मिलने से। सरल भाषा में हम, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्वीय यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेम है जैसे ऊपर लिखा हुआ था। क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा था कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है ना, ऊष्मा निकली थी जब हमने बिना बुझे हुए चूने पे पानी डाला था, तो वो बुझा हुआ बन गया था, प्लस में ऊष्मा भी निकली थी उसमें से। तो इस अभिक्रिया में मिश्रण गर्म हो जाता है। उन्होंने बोला था ना, चेक करके बताओ कि मिश्रण कैसा है, तो मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसे भी हाईलाइट कर लेना कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कौन होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक बोलते हैं इंग्लिश में, क्या, एक्सोथर्मिक। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ और एग्जाम्पल हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस में इन्होंने CH4 लिया है, CH4 मतलब मीथेन। ठीक है, प्लस में O2 दहन कर रहे हैं तो O2 तो चाहिए कि O2 की प्रेजेंस में दहन होता है, क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, प्लस में H2O जल बनाएगा, प्लस में ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप जानते हो कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब श्वसन में भी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। जब हम श्वास लेते हैं वो ग्लूकोज में तोड़ती है उसे, और प्लस में ऊर्जा ग्लूकोज को तोड़ती है, प्लस में हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। जब हम खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है पाचन क्रिया में। पहले छोटे बड़ों में टूटता है, अंदर जाता जाता और भी स्मॉलेस्ट पार्ट में टूटता हुआ चला जाता है। ठीक है, और जैसे चावल में, आलू में, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब ये ग्लूकोज
हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है उससे मिलता है तो हमें ऊर्जा दे देता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम है श्वसन। और श्वसन के द्वारा ही तो, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जाती है अंदर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्वसन। इसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। बस इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे होता है ये। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, जो एक्वस फॉर्म में होता है हमारे, उसमें ब्लड में घुला हुआ होता है लिक्विड के रूप में, ठीक है, घुला हुआ होता है इसलिए एक्वस बोल देते हैं। जब ये O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, प्लस में हमें जल देता है, प्लस में ऊर्जा देता है। और आप ये भी देख लेना कि इसमें कितने अणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 6 अणु का यूज हो रहा है और इसका ग्लूकोज का सिर्फ एक अणु होता है जो ऑक्सीजन के 6 अणुओं से रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु देता है और जल के भी 6 अणु देता है, प्लस में ऊर्जा देता है, ठीक है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कैसे है, आपने देखा होगा, जैसे हम सब्जी वगैरह यूज करते हैं, फल सब्जी कुछ दिन बाद अगर वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, विघटन हो जाता है अगर उनका, तो आपने किसी पॉलिथीन को उस जिसमें वो रखे होंगे उसे हाथ लगा के देखा होगा, वो थोड़ा गर्म हो जाता है ना, टेम्परेचर उसका नॉर्मल से हाई हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ऊर्जा निकलती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का। आगे देखिए, क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए इस जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1.1 कौन सा था, अच्छा, मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, उसमें भी एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे यार, नेक्स्ट है 1.22 वियोजन अभिक्रिया या अपघटन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या होती है, एक शुष्क क्वेथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। किसके लेने, फेरस सल्फेट के। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल पर ध्यान दीजिए, कैसे होते हैं वो, ग्रीन होते हैं। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। क्वेथन नली को बर्नर और स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे हमें नली लेनी है, परख नली लेनी है और चिमटे की हेल्प से पकड़ के बर्नर पे जलानी है, ठीक है, गरम करनी है। गरम करने के पश्चात हम क्रिस्टल का कलर देखेंगे, कैसा हो जाता है फिर उनका कलर, कुछ रेडिश ब्राउन टाइप हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में कोई परिवर्तन हुआ, पहले कैसे थे वो ग्रीन थे, बाद में कलर चेंज हो जाता है उनका, कुछ जैसे कोई चीज जल जाती है ब्राउनिश कलर आता है ना हल्का, वो वाला कलर आ जाता है उनका, हाँ, उनका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, ठीक है, उस गंध को हम सूंघ के देख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फेरस सल्फेट FeSO4 जो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, हमने इससे ऊष्मा दी, उसे बर्नर के पास लेके गए, तो क्या उत्पन्न हुआ उससे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, और 2 गैसें बनेंगी SO2 और SO3, सोडियम डाइऑक्साइड और सोडियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न कर देता है ना। इसमें क्या हुआ, एक ही हमने वो यूज किया था,
रिएक्टेंट, अभिकारक, और ये टूटकर कितने सारे प्रोडक्ट हमें दे रहा है, कितने सारे उत्पाद दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आप यहाँ से इसे हाईलाइट कर लेना कि एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक मतलब ये रिएक्टेंट को बोलते हैं। रिएक्टेंट ने टूट कर क्या करेगा, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करेगा, ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का वैसे फॉर्मूला ये होता है, गर्म करने पे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है। ठीक है, जो इसमें .7H2O था, 0.7H2O था, इधर से ये जल को त्याग देगा और क्रिस्टल का रंग बदल जाएगा। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में विघटित हो जाता है। जो ये रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, इसी को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में शब्दों में लिखा हुआ है बस। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या हैं, गैसें हैं। ठीक है, जो वो जला भुना प्रोडक्ट उधर आएगा, वो क्या होगा फिर, फेरिक फेरिक डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो ये गैसें होंगी वो ये होंगी SO2 और SO3। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, जो हमने पेंट किया था, जो हमने सफेदी की थी, उसके बाद जब वो सूख गया था, कार्बन डाइऑक्साइड की कांटेक्ट में आने के बाद जो उस पर रिएक्शन हुई थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, तो उसी कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है उन्होंने, सूखने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में था, है ना। जब हम उसे फिर से ऊष्मा देंगे, क्या देंगे अब की बात, ऊष्मा देंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में था, जो वहां वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊष्मा देने पे उसमें से CO2 गैस निकल जाएगी और वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, बिना बुझा हुआ चूना था। इधर इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बुझा हुआ चूना नहीं था, क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि हमने बिना बुझे हुए चूने पे ही तो पानी डाला था, तब वो बुझा हुआ बना था। बुझे हुए चूने का तो CaOH का होल 2 ये फॉर्मूला था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, तो बिना बुझे हुए चूने का फिर से निर्माण हो जाएगा, तो वो ऐसे जो साइकिल घूमती है ना, वो साइकिल एक तरीके से घूमती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप 1.6। इसमें एक क्वैथन नली लेनी है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है, चिमटे से क्वैथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, आपने क्या देखा, क्या कोई परिवर्तन हुआ, तो उसे नोट कर लीजिए। क्या देखेंगे हम, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होगा। कैसा धुआं उत्सर्जित होगा, भूरे रंग का। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है, PbNO3 का होल 2, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेड नाइट्रेट लिया था हमने परख नली में, फिर उसे तापन मतलब गर्म किया, क्या मिला हमें उससे, लेड ऑक्साइड मिला, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, प्लस में ऑक्सीजन मिला। ठीक है, इसमें भी आप क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है ना, वियोजन हो रहा है।
एक ही एकल पदार्थ से हमें कितने सारे पदार्थ मिले हैं। अब नेक्स्ट है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और जितना अभी तक आपने समझा है उसे अच्छे से करना, जिससे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप भी बोर हो जाओगे और ठीक से कर नहीं पाओगे। अभी जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है।